कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपको वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुलकर वो बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। और आज हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ये मैं खुद ही कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने एक डायरेक्शन जरूर दी। ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन क्या वजह क्या है कि अभी भी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं बहुत ज्यादा कि नहीं भाई, एक तो एग्जिट पोल की अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी डाउन हो गई, दूसरा दिल्ली की परिस्थिति और वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए लोगों के मन में अभी भी एक संदेह है। ये क्लैरिटी से या उस कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहा है क्योंकि हाँ भाई बीच भाजपा आ रही है कि नहीं भाई अब आम आदमी पार्टी वापसी करेगी। तो यही आज हम लोग करेंगे कि ये मौका है या चौका है। मतलब मोदी जी के नाम पर बीजेपी को मौका है 27 साल बाद, या ये केजरीवाल जी का चीफ मिनिस्टर बनने का चौका है। प्रदीप सिंह जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक चौरसिया सर स्टूडियो में हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। सर पहले तो ये जो हमने डिस्क्लेमर चलाया ना कि किसी को ठेस, हम नहीं पहुंचाना चाहते किसी को ठेस, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आज खुल के ही बात हो और आप कुछ क्लियर बात करें तो कि और किसी को ठेस लगे तो लगे। तो आज हमारी तरफ से छूट है सर। अच्छा इससे पहले नहीं बताया था कि छूट नहीं है। अच्छा सौरभ ये बताइए, खुल के बात कब नहीं हुई है? हुई है। नहीं, मैंने कहा आप बोलेंगे कि ये जीत रहा है या बीजेपी जीत रही है, आप जीत रही है, तो किसी एक को ठेस लगेगी ना। इसीलिए मैंने कहा कि आज उसकी परवाह ना की जाए, आज क्लियर बताया जाए। लोग यही चाहते हैं क्योंकि स्पेशली सर जो वोटिंग परसेंटेज हुई है 60.5 समथिंग वोटिंग परसेंटेज, 60.5%, ये पिछली बार से 2.34% ऐसा कुछ डाउन है। तो वोटिंग परसेंटेज नीचे होने का लोग अनुमान कल तक जो कह रहे थे नहीं भाजपा शर्तियां जीत रही है, वो भी अब थोड़ा डाउट में आ गए कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला। तो ये एक है। और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्रूशल जो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें वोट बहुत कम पड़ा, कुछ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट कम पड़ा है। तो इसलिए क्लियर पिक्चर इमर्ज नहीं कर रही है। सर आपका कल के बाद अनुमान? तो वोटर ने कहा कि हम भी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया पहले से कंफ्यूज लोग हैं, थोड़ा और कंफ्यूज करें। देखिए उसका एक कारण यह है कि 2013 से अब तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में एक तरह से इनविंसिबल मान लिए गए कि इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। थोड़ी सीटें कम हो सकती है, थोड़ा वोट परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और हराया नहीं जा सकता उसके लिए उनका जो मॉडल है राजनीति का, ये फ्री वो फ्री बीज का मॉडल है। उसके अलावा नैरेटिव बनाने की जो ताकत, जो कला अरविंद केजरीवाल में है और किसी नेता में है नहीं। तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, तथ्य पर आधारित है या नहीं है। उनका लक्ष्य सिर्फ इतना होता है कि ये अपील करेगी कि नहीं, पहुंचेगा कि नहीं। अगर सब तक नहीं पहुंचेगा, कुछ लोगों तक पहुंच जाए। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, डाउट लोगों के मन में क्रिएट कर दो। किसी पर आरोप लगाना है तो आप आरोप लगा दीजिए। हो सकता है कि 10 लोग माने सही है और 20 लोग माने कि नहीं है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो वो जो क्षमता है अरविंद केजरीवाल की, उसके कारण ये। सर एक अपडेट मैं दे दूं क्योंकि एग्जिट पोल्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक बड़ा एग्जिट पोल आता है जो हर बार एक्सिस माई इंडिया का, उसने डेटा अभी रिलीज किया है और वो डेटा ये कह रहा है बीजेपी 48% वोट है, 48% पर भारतीय जनता पार्टी बता रहा है एक्सिस माई इंडिया। आम आदमी पार्टी को 42% बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को 7% वोट बताया जा रहा है। मतलब आप और भाजपा के बीच में 6% का गैप जो है वो दिखाया जा रहा है। तो ये गैप अच्छा खासा है। इसके अलावा इन्होंने वो जो डेटा जारी किया है वो अलग अलग समाज का जो है वो दिया हुआ है। तो बीजेपी को जैसे वाल्मीकि समाज, आम आदमी पार्टी को 53%, भाजपा को 35%। इसके अलावा जाटव वोट 60% आप, 28% भाजपा। मतलब ये कह रहे हैं दलित वोट तो गया, मोर देन 50% गया है आप आम आदमी पार्टी को। इसके अलावा अदर शेड्यूल कास्ट में 51% आप, 39% भाजपा। ठीक है। जाट वोट 63% भाजपा और 28% आप, लगभग 10% जाट वोट है और दलित वोट 18% है। जाट वोट जा रहा है बीजेपी की तरफ इनके हिसाब से। गुर्जर वोट 56% भाजपा, 37% आप, ये भी लगभग 8-9% है। तो ये बीजेपी की तरफ जा रहा है। अगर ऐसे देखें तो दलित और गुर्जर जाट बैलेंस आउट कर रहे हैं एक दूसरे को बीजेपी के उसमें। ओबीसी वोट 58% भाजपा,
34% आम आदमी पार्टी, मुसलमान 74% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को, 5% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 15% मुस्लिम वोट। 15% मुस्लिम वोट ठीक अनुमान के हिसाब से है सर? किसको? कांग्रेस को। वो कैंडिडेट पर निर्भर करता है, जहां मुस्लिम कैंडिडेट है वहां मिला होगा इसमें। ठीक है सर। पंजाबी वोट जो है बराबर है, 46% भाजपा, 45% आम आदमी पार्टी। पंजाबी वोट अगर उसमें सिख और अदर पंजाबी स्पीकिंग मिला लेंगे तो अच्छा खासा दिल्ली का हिस्सा है सर, मेरे ख्याल से पंजाबी डोमिनेशन 30% से ऊपर है ये चंक जो है, दिल्ली पंजाबियों की मानी जाती है। ये बराबर जा रहा है। ब्राह्मण वोट जो है 66% भाजपा, 27% आम आदमी पार्टी। राजपूत वोट 61% भाजपा, 32% आम आदमी पार्टी, यहां कोई सरप्राइज नहीं है। सिख वोट 69% आप भाजपा को, 24% मेरे ख्याल से 4 से 5% सिख आबादी है, 3 से 4 के बीच, 3 से 4%। ठीक सर। जनरल वोट 28% भाजपा और 25% आम आदमी पार्टी। ये है सर, ये ब्रेकअप है सर। और टोटल मैंने आपको जो वोटिंग परसेंटेज इनका बताया है वो है 48% भाजपा, 42% आम आदमी पार्टी। सर एक तो इसी पर कमेंट आपका। कल हमने एक सर्वे दिखाया था, मेट्राइज का सर्वे, उसमें 44 और 46 से लीड कर रही थी बीजेपी। वहां 2% का गैप था, या 6% का गैप है वोटिंग में, विच इज मोर बिलीवेबल। देखिए, ये जो आपने अलग अलग सामाजिक वर्गों के आंकड़े बताए, अगर ये पिछले चुनाव के आंकड़े भी होते तो ज्यादा समझ में आता कि शिफ्ट किधर हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज है वो शिफ्ट बताता है कि बीजेपी की तरफ ज्यादा हो रहा है। बीजेपी आप शुरू कीजिए 93 के बाद 98 से अभी तक एक थ्रेशोल्ड था 40% वोट का, जिसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी। अब ये आंकड़े अगर सच्चाई में बदलते हैं तो इसका मतलब है बीजेपी ने वो थ्रेशोल्ड पार कर लिया है। वो थ्रेशोल्ड पार करने का मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास का वोट है उसको थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा मिलता रहता, उसको ज़्यादा हिस्सा उसी को मिलता था। बीच में 15 और 20 में बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन इस बजट के बाद स्थिति बदली है, इनरोड किया है बीजेपी ने ओबीसी, जाटों और उसके अलावा गुर्जर वोटों में। ठीक है सर। वो उसकी वजह से मुझे लगता है जाटव इनके हिसाब से तो जाटव में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, जाट गुर्जर वोट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए ये तो आप इस आधार पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिला है, लेकिन पिछले चुनाव में क्या इतना ही मिला था? ठीक है। अगर ओवरऑल अगर वोट की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी सर 12% डाउन हो रही है विनोद जी, और 10% अप हो रही है बीजेपी। रियलिस्टिक है ये ट्रेंड? एक्सिस माई इंडिया का जो है वो ट्रेंड बता रहा है, और ये एक्सिस माई इंडिया ने ये ट्रेंड आमतौर पर सारे एग्जिट 10 में से 8 एग्जिट पोल का ट्रेंड है। बीजेपी की ग्रोथ का ट्रेंड आमतौर पर सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं, बिल्कुल जितने, और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी 38% से ज्यादा जाएगी। कितना जाएगी ये अभी अलग बात है, अलग अलग अनुमान। और आम आदमी पार्टी का 54% जो वोट था वो बढ़ने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी कि 54 का 56 हो जाएगा, बल्कि चुनौती ये थी या आम आदमी पार्टी के सामने कुछ 54% रिटेन करे अपना, तभी तो उसका वो बनेगा। और अगर बीजेपी बढ़ती है तो रिटेन कैसे करेगी? वोट शेयर तो बीजेपी कहां से लेगी? आम आदमी पार्टी से ही लेगी। कांग्रेस के पास तो कोई वोट ही नहीं है, 4% वोट है कांग्रेस का, वो भी 4% कैंडिडेट्स का है। इन्होंने 4.5 का 7% कर दिया है, 2.5% वोट बढ़ाया है। हाँ, तो वो बढ़ाया है ना कांग्रेस ने, बजाय कांग्रेस का छीना नहीं, कांग्रेस ने थोड़ा बहुत गेन ही किया है। तो कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी से ही गेन किया होगा, कांग्रेस बीजेपी का वोट नहीं गेन करेगी। नहीं, वो क्लियर है ना सर, वो 10% बीजेपी में चला गया, 2% कांग्रेस में। वही मैं कह रहा हूँ, तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी दोनों ने मारी है, बीजेपी ने भी। और भाई जिसके थैली में पैसे ज्यादा होंगे उसी की तो थैली से सामान जाएगा। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं क्योंकि अब 10 की एग्जिट पोल की तो बात क्या ही करेंगे, मान लीजिए 2 ही हमने अभी जैसे किया। मेट्राइज कह रहा है 46-44%, बीजेपी लीडिंग बाय 2 परसेंटेज पॉइंट वोट्स। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है बीजेपी लीडिंग बाय 6 परसेंटेज पॉइंट वोट्स, विच इज मोर बिलीवेबल। देखिए, एक्सिस बाई इंडिया का एक आध अपवाद छोड़ दे तो ज्यादातर उसके अनुमान काफी नजदीक रहे हैं रिजल्ट्स के। कुछ अपवाद चुनाव में सारे क्रेडिबिलिटी उसकी है, हाँ। लेकिन आमतौर पर उसका तो अगर वो इतना दे रहा है तो फिर तो नतीजे कुछ और ही होंगे ना। इन्होंने सीट नहीं दी है सर, सीट इन्होंने नहीं दी है सर। सीट कल देंगे क्या? मुझे नहीं पता, 8% दिया है उसने, कल सीट निकले 8 कोई ना देते हो।
नहीं, लोकसभा के बाद सब लोग जो है सीट देने से हिचक रहे हैं। लेकिन मैंने जितना प्रदीप गुप्ता को सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं प्रिडिक्ट करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं क्योंकि मेरे को डाटा को एनालाइज करना है। और आज उनका जो शेड्यूल आया है वो कई चैनलों पे जाके बताएंगे और अपने स्टैंड को एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे जो लगता है सौरभ, हमने पहले भी बोला था, मेरा और सर का ये जॉइंट प्रेडिक्शन था जब पहली बार हमने मेट्राइज का ट्रैकर देखा और ये कहा था कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी, जाहिर सी बात है घटेगा, 53 से ऊपर आम आदमी पार्टी। तो ये जो ट्रेंड बताता था और उसी ट्रेंड के हिसाब से चुनाव चले हैं। कल भी मैंने कहा था कि 2% वोट शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी ट्रैकर में 2%। अब अगर मेट्राइज एक्सेस ने सीट नहीं दी, इसलिए आपको कंपैरिजन दे रहा हूं। अगर मेट्राइज 46% वोट बीजेपी को दे रहा है और 40 सीट देता है, तो ये 48% के हिसाब से तो फिर एनीवेयर 40 to 45 जाएगा ना, 45 प्लस ही जाएगा। अगर 48% बीजेपी की है तो मेरे हिसाब से अभी तक के इलेक्शन के ट्रेंड्स को देखते हुए ये 45 प्लस जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और कल जो है कई सारे लोगों ने कहा, कई सारे एग्जिट पोलस्टर्स ने कहा, इनफैक्ट एक्सिस माई इंडिया के लोगों ने ही कल टेलीविजन पर कहा था कि जो भी मैंडेट होगा वो बड़ा डिसिसिव मैंडेट होगा, वो चौंकाने वाला होगा। और ये बात मैंने हमेशा से मेंटेन की है कि सिर्फ एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 93 से लेकर आज तक कांग्रेस दिल्ली का मैंडेट हमेशा निर्णायक। जातियों की बात करता हूं आपसे, पहले दलित वोट की बात कर लें। दलित वोट इन्होंने वाल्मीकि, जाटव और अदर शेड्यूल कास्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो लगभग 35% एवरेज बीजेपी को जाता हुआ ये दिखाई दे रहे हैं और 55% के करीब आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी का गेन ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आप कह रहे थे। झोपड़ी जहां बीजेपी कांग्रेस के जमाने से जो है एकदम साफ रहती थी, मतलब 2, 4, 5, 7%, 10% मिल जाए अलग बात है, नहीं तो सबसे बड़ा जो ड्रैग था बीजेपी का वो ये इसी वोट बैंक पर था। मुसलमान मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब भी बात होती थी दिल्ली चुनाव की, ये होता था बीजेपी जब तक झुग्गी झोपड़ी और जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं उनके वोट नहीं लेकर आती तब तक उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, अब उसका जो अगर ये वोट परसेंटेज जो है बता रहा है वो दिखाई दे रहा है कि उसका, क्योंकि लेमैन की नजर से ये दिखेगा भी आप 55% पर है तो आपको ही ज्यादा वोट गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुलना करें, बीजेपी ने इनरोड्स बनाए हैं इस वोट बैंक। भाई सवाल ये है कि आपका, फिर मैं कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में क्या था, उससे जो वोट परसेंटेज बता रहा है कि कम हुआ है, ठीक है, बीजेपी ने गेन किया है। ओके। और गेन जब इस तरह से कोई एक पार्टी, कोई कहीं किसी भी चुनाव में जो सीधे एक तरह से डायरेक्ट फाइट हो, अगर एक पार्टी आगे बढ़ रही है तो मार्जिनल सीट्स आखिर में जाके बहुत तेजी से सर ऐसे समझाएं इसको। 12 रिजर्व सीट हैं दिल्ली के अंदर, वो 12 की 12 जो है वो आम आदमी पार्टी के पास थी। अब समझें इसको, 55% आपको वोट है, 35% बीजेपी को वोट है, सीट निकल सकती है। मतलब इसका मतलब कम से कम 4 सीट निकलेगी बीजेपी, 4 से 6 भी निकल सकती है। वो डिपेंड करता है कि मार्जिन, जीत हार का मार्जिन क्या है। 12 की 12 तो मिली थी, लेकिन 12 पर जीत का मार्जिन क्या था आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी ने वहां जो वो अपना वोट शेयर बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि डायरेक्ट फाइट में मार्जिनल सीटें जो है ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो विनिंग पार्टी है उसकी तरफ जाता है। ठीक है सर। और जाट गुर्जर वोट सर एवरेज 60% जा रहा है बीजेपी की तरफ इनके हिसाब से, और आउटर दिल्ली का जो एरिया है, क्योंकि 2 बड़े कैंडिडेट्स दिल्ली के जो गांव हैं वो जाट प्रवेश साप सिंह वर्मा जाट हैं और रमेश विधुड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुर्जर ही हैं, तो गुर्जर हैं रमेश विधुड़ी, और रामवीर सिंह उधोड़ी सांसद भी हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। तो जाट और गुर्जरों के लिए बड़ा स्ट्रैटेजिक उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी। आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा गुर्जर चेहरा नहीं है। जैसे रामवीर सिंह विधुड़ी का नाम लिया, रामवीर सिंह विधुड़ी बहुत पुराने गुर्जर नेता हैं दिल्ली के, जनता दल के जमाने से। विश्वनाथ प्रताप सिंह की समय जनता दल के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी होते थे, तब रमेश विधुड़ी उतने प्रोमिनेंट नहीं थे। उसके बाद दूसरे रमेश विधुड़ी, तो 2 गुर्जर नेता। राम सिंह नेताजी जरूर हैं इनके पास, आम आदमी पार्टी के पास, जो पहले कांग्रेस में होते थे, लेकिन उनका प्रभाव सीमित है। और टाइम दिल्ली प्रभाव जो गुर्जरों में है वो रामवीर सिंह विधुड़ी का है और रमेश विधुड़ी का है। और मैं एक बात और बता दूं, एक जो बड़ा जाट चेहरा इनके पास था कैलाश गहलोत के, तो वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो उसका भी परिवर्तन होता है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस समुदाय से आते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, और मैंने उनसे कईयों से पूछा, बोले साहब एक जाट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, अगर केजरीवाल को प्रवेश साप सिंह वर्मा हटा देते हैं तो इस बार जाट तो लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। ये बड़ा क्लियर
क्लियर कट उनका स्टैंड था, और ऑलमोस्ट यही स्टैंड गुर्जरों का था, और मुझे लगता है कि उसी के हिसाब से देखिए आउटर दिल्ली के सर 21 सीटें में वही ढूंढ रहा था, 21 सीटें हैं सर, मतलब जहां मानिए मोटा मोटा प्रभाव है जाट गुजर समुदाय का। तो ये जो जितने भी गांव है, जितने भी गांव है दिल्ली के, तो दलित सीटें 12, और ये इनके डेटा के हिसाब से लगभग 20 सीटें जो हैं जाट नहीं, गुजर। सिर्फ आउटर दिल्ली में असर नहीं होगा, गुर्जरों का वोट ईस्ट दिल्ली में भी है। अच्छा, हाँ, गांव है उनके भाई, गांव है उनके सारे, मैक्सिमम ईस्ट दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तो गुर्जरों का ही गांव है। तो ये, और आउटर दिल्ली में जाटों का वर्चस्व है। तो बदरपुर से दक्षिण की तरफ आप घूमते हुए जाइए तो जाटों का वर्चस्व है, और बदरपुर से आप उत्तर की तरफ घूमते हुए जाइए तो गुर्जरों का वर्चस्व है। तो साहब सिंह वर्मा के जमाने में जाट बीजेपी के साथ आ गए थे, एक जमाने में कांग्रेस साथ होते थे, सज्जन कुमार वगैरह, लेकिन बाद में जब साहब सिंह वर्मा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, और साहब सिंह के जमाने में बीजेपी के साथ जाट काफी हद तक जुड़ गए थे, लेकिन साहब सिंह को हटाते ही जाटों में नाराजगी हुई और जाट कांग्रेस साथ चले गए। बीजेपी गेन कर रही है दलित वोट, बीजेपी गेन कर रही है गुर्जर और ओबीसी 50% से ज्यादा वोट। अब पंजाबी वोट की बात कर लेते हैं, जो इवनली डिवाइडेड है, इसमें 1% ज्यादा इन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो दिल्ली तो पंजाबियों की थी था सर। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो पंजाबी समुदाय की परंपरागत लीडरशिप थी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की, वो खत्म हुई, नए लीडरों ने जगह बनाई। अब उस जमाने में मदन लाल खुराना हुआ करते थे, विजय कुमार मल्होत्रा हुआ करते थे, केदारनाथ साहनी थे, जगदीश मुखी थे, पी के चांदला थे, सेठी थी, हरचरण सिंह बल्ली थे, बल्ली सरदार जी थे। ये मतलब ऐसे कई सारे नेता थे, कई सारे नेता थे पंजाबी लीडरशिप के, लेकिन ये कमजोर हुई। और सिखों में जो परंपरागत उनका वोट बैंक था वो भी थोड़ा कमजोर हुआ। पंजाबी वोट सर ऑलमोस्ट 60% था आम आदमी पार्टी के पास लास्ट इलेक्शन के अंदर, जो आप अगर इस वक्त 45% मान लें तो बराबरी पर आ गया है। तो ये तो बड़ा लॉस है, मतलब लगभग हर सेक्शन में आम आदमी पार्टी वोट लूज कर रही है, बिल्कुल, कहीं ज्यादा कहीं कम, और हर सेक्शन में बीजेपी वोट गेन कर रही है। दिस मींस ये एंटी इनकम्बेंसी का काम है, पूरा एंटी इनकम्बेंसी का काम है, और उसके अलावा एक चेंज की इच्छा, मतलब फैटिग फैक्टर भी होता है, कभी वो चलता है कभी नहीं चलता है, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं तो आप देखिए 1990 से बीजेपी जो है गुजरात में जमी हुई है, 90 में गठबंधन में आई, 95 से लगातार जो है अकेले है। इसी तरह से 34 साल सीपीएम बनी रही, 24-25 साल जो है नवीन पटनायक जो है उड़ीसा में बने रहे। तो लेकिन एक समय आता है कि लोगों को हाँ लगता है कि 18 महीने के बीच में बस वो गैप रहा, बाकी तो लगातार बने ही है 2003 से। तो सौरभ, जो पूरा ये है कि जो इंडिकेशंस अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट बैंक था उसने केजरीवाल को बुरी तरह और आया सर, और डिटेल में आया है ये सामाजिक वोट जो है, बिहारी वोट 50% भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है, एक्सिस माई इंडिया कह रहा है, आम आदमी पार्टी को 43%। पूर्वांचली वोट सीधा पूर्वांचली वोट, और पूर्वांचली जब हम दिल्ली में कहते हैं तो वो अधिकतर बिहारी है, बिहारी ईस्टर्न यूपी और थोड़ा झारखंड भी, ईस्टर्न यूपी और झारखंड। नहीं तो उन्होंने यूपी एमपी का भी अलग से दिया है, बड़ा डिटेल में किया हुआ है। यूपी एमपी का 48% जा रहा है बीजेपी को, 42% आपको। यूपी एमपी में अब उन्होंने पूर्वांचली को बिहारी के साथ जोड़ा है या यूपी में जोड़ा है? सर बिहारी अलग दिया है, यूपी एमपी अलग दिया है। यूपी में वेस्टर्न यूपी वाला वोट भी है ना, बुलंदशहर, यहाँ के लोग भी तो रहते हैं पूरा करके मुजफ्फरनगर में, जाट गुजर भी आते हैं। नहीं तो वो भी इंक्लूड कर लीजिए ना उसमें, मैं तो कह रहा हूँ पूरा ही आ गया ना यूपी का, तो उसमें भी ज्यादा वोट बीजेपी का है। ट्रेंड देखिए ट्रेंड जो है किसके वोट बढ़ रहे हैं और किसका घट। इनके हिसाब से सर पूर्वांचली वोट लगभग 50% भारतीय जनता पार्टी को गया है, ये इनका ट्रेंड बता रहा है। हरियाणवी वोट 54% बीजेपी, 36% आप। राजस्थान का 45% बीजेपी, 44% आप। पहाड़ी वोट ये इंपॉर्टेंट है, 57% बीजेपी को, ये एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। 57% बीजेपी को, 35% आपको, ये तो एक्सपेक्टेड था। कई सीट्स हैं हमारी सीट, पटपन की सीट बहुत पहाड़ी लोग हैं, हमारा तो कैंडिडेट पहाड़ी है, पटपनगंज की रवि नेगी। साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन वोट में 49% आम आदमी पार्टी, 40% भाजपा। नॉर्थ ईस्ट का भी वोट है, दिल्ली में सभी लोग, पूरे देश के लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का भी है 55% आप, 38% बीजेपी। बंगाली वोट कोई सीट है जो बिल्कुल बंगाली चितरंजन पाल नहीं, लेकिन है मतलब डिसाइसिव है।
53% बंगाली वोट जो है कैलाश की जो सीट है 53% जो है आम आदमी पार्टी को, हाँ। और 37% बीजेपी वो को। सौरभ भारद्वाज की सीट है, वो एक सब बड़े नेताओं में सबसे अंत में लिखा हुआ है उसमें, सारी कम्युनिटी पर 15-20 तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, 15 तो अंत में है दिल्ली वासी। उनके लिखा हुआ है दिल्ली वासी, जो मूल दिल्ली वासी है वो 48% बीजेपी और 41% आम आदमी पार्टी को है। अरे सीट शेयर भी आ गया, चले सीट शेयर भी दे रहा है एक्सिस बैंक इंडिया। साउथ दिल्ली में बीजेपी और आप 5-5 पर, साउथ दिल्ली में बीजेपी और आप 5-5 सीटें जीत सकती हैं। मेरे पास आज खुशकिस्मती से ये डेटा भी है, तो मैं आपको ये डेटा भी दे देता हूं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी सीटें हैं। सीटों के हिसाब से अगर हम देखें, अगर लोकसभा के हिसाब से अगर देखें, तो ये साउथ दिल्ली पहले आपको पहले 9-1 था, अब 5-5 हो गया है। 9-1 से ये 5-5 पर आ गए हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो साउथ दिल्ली में जो है बराबरी की बात जो है वो की जा रही है। इस वक्त साउथ दिल्ली की सीटें मैं आपको बताता हूं। साउथ दिल्ली की सीटें हैं बिजवासन, पालम, मेहरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी आतिशी वाली जो सीट है, तुगलकाबाद और बदरपुर। इनमें से 9 सीटें जो है वो थी आम आदमी पार्टी के पास, एक केवल भाजपा के पास थी। अब ये 5-5 पर हो गया है सर। साउथ दिल्ली मतलब इवन आउट हो गई, 50-50। ये एक्सिस में इंडिया जो है मुझे लगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से जो है वो रिवील कर रहे हैं। तो मतलब सारे सामाजिक वर्गों के अंदर बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, और जहां पर बीजेपी बिल्कुल पिछड़ी हुई थी जिस लोकसभा सीट पर, वहां पर अब वो एक कमबैक कर रही है। अब ये कालकाजी में क्या लेकर के आता है नतीजा, वो देखना होगा। वोटिंग परसेंटेज मैं आपको कालकाजी का बता सकता हूं सर, 54.5% वोट पड़ा है आतिशी जी की सीट पर, मतलब एवरेज से 5% डाउन, कम है, 5% कम वोट है। महिला मुख्यमंत्री टोटल से कम। तो सीट में तो उत्साह होना चाहिए था कि मेरे सीट की मुख्यमंत्री है और वो फिर से चुनने के लिए जा रही है। दिया कि नहीं रहेंगे, टेम्परेरी है सर, लेकिन फिर भी लोग एक बार बन जाता है तो चांस तो रहता ही है ना। सुनो, गमी होनी चाहिए कि भाई ये तो अब चुनाव हाराओ या जिताओ, मुख्यमंत्री तो रहना नहीं है। आपने वो फलौदी बाजार वाला सुन लिया कि नहीं सुन लिया? नहीं। फलौदी बाजार जो राजस्थान का सट्टा बाजार जो है सबसे मशहूर हिंदुस्तान का, वो 4.5 रुपया लगा रहा है और अरविंद केजरीवाल जी की हार पर। अच्छा। और 45 पैसे परवेश वर्मा पर। अच्छा, इतना अंतर है, मतलब ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर तो दिया। हम दोनों लोग फलौदी से पहले से बोल रहे हैं। हालांकि मैं और प्रदीप जी सट्टा नहीं खेलते, कभी नहीं उस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं। इतना सर्टेन है कि केजरीवाल हारेंगे? तो इंडिकेशन सब ये बता रहे हैं, मतलब ये इबारत लिखी हुई है, बता रहा है। कोई चमत्कार हो जाए तब तभी वो जीत पाएंगे। अब तो मुझे लगता है चमत्कार भी नहीं जीता पाएगा। अब भाई दोनों के सामने मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो मानता हूं दो ऑप्शन है, आप सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। मैं चूंकि उस सीट पे मैं वैसे घुमा नहीं हूँ, गया नहीं हूँ, मुझे इसी तरह का फीडबैक, कोई जिता रहा है कोई हरा रहा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं। लेकिन सरकार बनाने पर, उनके लिए मैं कह सकता सरकार बनाने पर वो सट्टा बाजार का जो दाव चल रहा है वो बीजेपी, लेकिन विद वेरी लेस मार्जिन। वो मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सर। अब कल से एक डेफिनेट ट्रेंड हमको देखने को मिला। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एग्जिट पोल के बाद और बाकी चीजों के बाद पॉलिटिकल पार्टी क्यों कहती है कि हमने इसको खारिज कर दिया, नहीं हम ही जीत रहे हैं, हम ही आ रहे हैं। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण होता है। कैसा साइकोलॉजिकल कारण? कि भाई जो अधिकारी है ना, वही आपको चुनाव ना हरवाने लगे, आ रहे हो आपके साथ गड़बड़ी ना करने लगे, तो एक माहौल पॉलिटिकल पार्टी बना के रखती है, मार्जिनल सीटों पर गड़बड़ ना हो जाए, 100, 200, 500 सीटों पर गड़बड़ ना हो जाए, हमारा जो काउंटिंग एजेंट है वो काउंटिंग से ना भाग जाए, डिमोरलाइज ना हो जाए। तो ऐसे कई कारण होते हैं कि इस तरह के नैरेटिव तैयार किए जाते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टी को अंदर से इस बात का एहसास होता है कि इस बार वो कहां खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि कल के बाद एक बड़ी एक्सरसाइज आम आदमी पार्टी के नैरेटिव बिल्डिंग वालों ने की है, क्योंकि कल 11 बजे 12 बजे तक आप कहीं पर भी देख लीजिए,
सोशल मीडिया से सब जगह यही दिखाई दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, लेकिन सुबह से आप देखेंगे तो एक परिवर्तित मूड है कि नहीं, फंसा उन्होंने हुआ कहा है। कि अगर ये मसाज पार्लर और स्पा चलाने वाले लोग करेंगे एग्जिट पोल तो ऐसे ही नतीजे आएंगे। संजय सिंह का स्टेटमेंट है आज का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का देखें साहब आ गया है, बीजेपी 6 सीट जीत रही है 10 में से, और 4 भारतीय जनता पार्टी। एक्सिस माई इंडिया का ये प्रेडिक्शन है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ये बीजेपी का ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटें भी आपको मैं बता देता हूं। यहां बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर बीजेपी की सीट थी। सीलमपुर, गोंडा बीजेपी की सीट थी पहले। बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर भी बीजेपी की सीट थी। तो 3 सीट बीजेपी के पास थी ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, 3 और आ सकती हैं। हॉटली कौन सी आ सकती है, कुछ है इसमें? क्या सर? कौन सी 3 आ सकती है, ये कुछ नहीं। नहीं, ये जो है ये एक सीट का तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बाबरपुर 6 गोपाल राय लड़ रहे हैं ना वहां पर। बाबरपुर गोपाल राय लड़ रहे हैं। इसके अलावा करावल नगर से कपिल मिश्रा लड़ रहे हैं। जी हाँ, वो ये सीटी भी जीती हुई सीट थी। मुस्तफाबाद में आदिल खान, मोहन सिंह बिष्ट, और मोहन सिंह बिष्ट ही गए हैं यहाँ से, इस सीट से करावल नगर उधर चले गए हैं जी। और अली मेहदी तो मुस्तफाबाद, ये भी बड़ा कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ पर भी। गोंडा ये बीजेपी की सीट। सीलमपुर का वोटिंग परसेंटेज भी होना चाहिए मेरे पास, मैं आपको भी थोड़ी देर में देता हूं। सीलमपुर, जी हाँ, सीलमपुर का 68.4% वोट पड़ा है। काफी वोट पड़ा। सीलमपुर में बहुत वोट पड़ा। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अच्छी वोटिंग हुई है। सीलमपुर जैसी सीटों ने दिल्ली का एवरेज ठीक किया है। गोंडा में देखिए 61% वोट है। अच्छा जो सीटें हैं, अच्छा वो है सर। बाबरपुर में 66% वोट है। पूरी दिल्ली की सीटें हैं सारी, ईस्ट दिल्ली की, जमुना पार की, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन्होंने दिल्ली का एवरेज ठीक किया है, वरना तो 54% और 55% वाले सीट। दंगे वाला इशू कहीं ना कहीं है, लोगों के दिमाग में है। तो क्या वो वैसे दोनों तरफ होगा। वैसे इन सीटों पर पहले भी वोट ज्यादा पड़ता रहा है। ये जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, तो इन सीटों पर आप पिछले चुनाव भी देखिए, अगर ब्रेकअप निकाले तो वहां हैवी पोलिंग हमेशा होती रही जी। तो ये देखिए अभी तक 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में 10 सीटें हैं, उस हिसाब से डिवाइड करके एक्सिस का जो डेटा है वो आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 6-4 से बीजेपी आगे है। इससे पहले मैंने आपको साउथ दिल्ली बताया था, साउथ दिल्ली में 5-5 है वहां। तो वहां भी बीजेपी का गेन है, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी बीजेपी का गेन ही जो है वो दिखाया जा रहा है। तो जो वोटर टर्नआउट को लेकर के इतनी बातें हो रही थी, वो भी कोई एक जनरल मैसेज दिल्ली के लिए नहीं है, उससे आप नहीं निकाल सकते कि आजकल होता भी नहीं कि बढ़ गया तो जो है एंटी इनकम्बेंसी है, घट गया तो प्रो मतलब घट गया तो ये आएंगे, बढ़ गया तो वो आएंगे। कोई सेट फॉर्मूला आज की तारीख में नहीं चलता। बीजेपी के लोगों की हालत मैं आपको बताऊं इस वक्त क्या है, कि तेरे वादे पर जिए तो जान झूठ जाना, कि एतबार होता तो मरना जाते। ऐसे ही है ना। चलो मैं भी एक सुना दूं इसी बात। तो 27 साल से भरोसा इंतजार नहीं कर हो रहा रहे हैं, है। कैसे भरोसा होगा? मैं भी एक सुना दूं। हाँ सर, बिल्कुल सुनाई सर। नहीं तो फिर आप कहोगे कि हम कैसे आप पीछे रह गए। तो आपको ये जो हम अभी बता रहे हैं आपको, ये एग्जिट पोल के डेटा को एनालाइज हम यहां पर कर रहे हैं। चांदनी चौक का भी आ गया साहब। चांदनी चौक में 7-3 से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, ये कहना है एक्सिस माई इंडिया के पोल का। चांदनी चौक की सीटें, चांदनी चौक में एक तो कई मुस्लिम बहुल सीटें होंगी। आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन की सीट है। त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार ये भी मुस्लिम सीट है। चांदनी चौक मुस्लिम सीट है। मटिया महल मुस्लिम सीट है। बल्लीवारान मुस्लिम सीट है। तो 4 तो आंखों से दिख रही हैं इसमें सर, बिल्कुल जो जहां मुस्लिम डोमिनेशन है, अच्छा वोट है, 30% प्लस वोट है। उसके बाद भी जो है ये हम आपको बता रहे हैं कि 6-4 से चांदनी चौक में बीजेपी लीड करेगी। 6-3 मतलब एक यहां कोई ना कोई मुस्लिम सीट भी, इसका मतलब बीजेपी जीत रही है जहां मुस्लिम। अगर कांग्रेस में अच्छा वोट ले रही होगी तो बीजेपी जीत रही होगी, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस में हारून यूसुफ जी से लड़ रहे हैं, वो बल्लीमारान से लड़ रहे हैं। ऐसे ही वो जयप्रकाश अग्रवाल का बेटा लड़ रहा है चांदनी चौक से। ये तो कांग्रेस से कुछ, हाँ, मोदी अग्रवाल, तो ये कुछ कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हैं जो वोट खींच सकते हैं। तो अब आप कुछ मतलब बीजेपी की जीत की तरफ कुछ अनुमान पक्का हो रहा है? भाई अभी तक के जो आंकड़े हिसाब से तो बीजेपी की बढ़त है, जो एक्सिस बैंक इंडिया कह रहा है। लेकिन शेयर सुन लो एक। नहीं सर, आज 2 है मेरे पास। एक जेल चुके हम लोग, दूसरा भी है, अभी हमारा जेलिए। मरहम न सही एक जख्मी दे दो, क्या बात, मरहम ही नहीं सही एक जख्मी दे दो, महसूस तो हो कोई हमें भूला नहीं। क्या बात। अभी किस पे लागू होगा 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन मरहम मांग रहा है और कौन जख्म
ठीक है सर, आप वालों की परिस्थिति सुन लीजिए सर। आप वालों की परिस्थिति ये है कि सुनो कि ताश का पत्ता बदल भी सकता है, किसी के हाथ से कोई निकल भी सकता है, हवा खैर मुखालिफ है, बावजूद इसके चिराग ठीक से रखो तो जल भी सकता है। वो भरोसे पर है इस वक्त आम आदमी पार्टी वाले, ये क्लोज कॉन्टेस्ट कहीं हो जाए। उनको ये कि एक तरफा हुआ तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तालाब में दिए की रोशनी से जो है गर्मी लेने वाली बात है। अब बीजेपी का एक सुना दूं मैं, बीजेपी जैसे आपका मंजिल तो कब की खुशनसीबों में बट गई, मंजिल तो कब की खुशनसीबों में बट गई। हम तो खुश ख्याल लोग हैं, 27 साल से सफर में ही हैं। सफर में ही है। नहीं, इस बार सफर का अंत होता अब दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो मतलब जीत की मंजिल का सफर था वो इस बार थोड़ा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइमरीली एक एंटी इनकम्बेंसी, और आप लोगों ने बार बार बताया जो केजरीवाल जी के ऊपर जो उनको उम्मीद का वोट मिलता था, होप का, न्यू पॉलिटिक्स, क्लीन पॉलिटिक्स, वो वाली बात शायद अब चली गई। मैं एक बात कह दूं कि उन्होंने उम्मीद भी तोड़ी है, लोगों का दिल भी तोड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल की राजनीति से प्रभावित थे, लेकिन अब वो लोग उनसे निराश प्रोफेशनल्स थे जो जी बिल्कुल दुनिया के अलग अलग जगहों में अच्छी नौकरियां कर रहे थे, छोड़कर आए थे। एक बात मैं कह दूं, वोट पोल वाली बात जो है ना, जो कम परसेंटेज को लेके, ये तो सही है, कोई ट्रेंड हम लोग उससे घोषणा नहीं कर सकते कौन। मुझे लगता है कि दिल्ली में जो वोट परसेंट कम हुआ, बीजेपी ने अपना वोट डलवाने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक कामयाब रही है। खास करके लास्ट आवर्स में जो 3 बजे के बाद जो है अब वोटिंग परसेंटेज एकदम बढ़ा है। एक बड़ा जो दीपक जी कह रहे हैं या प्रदीप जी कह रहे हैं, एक बड़ा तबका ऐसा था जो बीजेपी का वोटर नहीं था कभी भी, लिबरल्स का, उसमें आपका जो जिसको आप सेकुलर वोट कह सकते हो राजनीति की भाषा में, वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था, वो आम आदमी पार्टी को तमाम कारणों से वोट दे रहा था। जो निराशा उस वर्ग में हुई है उसकी वजह से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर से नहीं निकले होंगे कि हम किसको वोट दें जा करके। तो वो जो 2-2.5% कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस हो सकता है आम आदमी पार्टी का, ये मेरा एक अनुमान है। बाकी ये जो वोट कम पड़ा या जो लोग घर से बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए, वो आम आदमी पार्टी के निराश वोटर थे, लगता है मुझे ज्यादातर, क्योंकि कई ऐसे लोग आम आदमी पार्टी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। कई लोग ऐसे मिले मुझे जो जिन्होंने चाहे समर्थक हो चाहे कार्यकर्ता हो आम आदमी पार्टी को, लेकिन इस बार नाराज थे वो। और एक बात खासकर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग। सौरभ, एक बात याद रखिए कि अरविंद केजरीवाल 70 की 70 सीटों पर गए जेल से आने के बाद, ये तो सत्य है ना, लेकिन क्या उन 70 की 70 सीटों पर उनको उस तरह का रिस्पांस मिला जैसा उनको 2015 या 2020 के अंदर मिला करता था? क्या आपने केजरीवाल की जेल से आने के बाद एक बड़ी सार्वजनिक सभा देखी कि आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली गढ़ है, वहां पर अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान के अंदर, जहां से उनकी राजनीति का जन्म हुआ था, एक खूंखार मारे कि भाई मैं बाहर आ गया हूं, अब मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, अब मैं बताऊंगा कि मैं, यही हिम्मत जुटाते कि रामलीला मैदान में एक जो है सभा आयोजित कर देते। क्या वो ये कर पाए? ये इंडिकेशन थे, ये संकेत थे कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की राजनीति करी, अब वो उससे अलग हट चुके हैं, वो अब उस तरह की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल जेल से आए थे, सर देखिए, अब मैं सॉरी, अब आप नई दिल्ली का बताता हूं आपको। नई दिल्ली से जो है खुद अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, तो नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7-3 यानी 7 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, 3 आम आदमी पार्टी जीत सकती है। नई दिल्ली की सीटें करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली खुद यानी अरविंद केजरीवाल परवेश वर्मा वाली सीट, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर सोमनाथ भारती की सीट है, आपकी और ही सीट है। इसके अलावा आरके पुरम है और ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज की भी सीट है। यहां 7-3 का जो दिखाया जा रहा है, ट्रेंड दिखाया जा रहा है नई दिल्ली पर। मेरे को लगता है कि इसके संकेत पहले ही मिल रहे थे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अपना एक शोर शॉट वोट बैंक है, उसको मोबिलाइज करने की जरूरत थी। सबसे बड़ी बात ये थी, लोकसभा में उन्होंने किया था, और मुझे भी ये लगता है जिस तरह से विनोद जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वोटर कम निकला है। जो एंटी बीजेपी वोटर है वो नई दिल्ली के चुनाव में निराश था, खासतौर से बीजेपी की रणनीति को देखकर, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काफी काम किया। दूसरा मैं एक लाइन में बात खत्म करना चाहता हूं कि जेल से निकलने के बाद और जब तक वो जेल में गए या जब तक वो कानूनी पचड़ों में अरविंद केजरीवाल फंसे रहे,
उनकी पार्टी का संगठन जर्जर हो चुका था, जर्जर हो चुका था। आप इसको भी समझिए, वो पार्टी जो वॉलंटियर्स पे आधारित थी, वर्क फोर्स पर आधारित थी, ऐसे लोगों पर आधारित थी जो निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आए थे। मैं मानता हूं 2020 के बाद परिस्थितियां बदली, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्होंने अपने संगठन पर उस तरह से ध्यान दिया था? उनको अपने चमत्कार पर भरोसा था और मैजिक पर भरोसा था। वेस्ट दिल्ली का भी बता दूं, बस एक मिनट, वेस्ट दिल्ली का भी अनुमान दे दिया है 8-2। वेस्ट दिल्ली में 8 सीट बीजेपी निकाल सकती है, 2 केवल आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखा रहा है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। ये सीटें हैं मादीपुर, राजौरी गार्डन मनिंदर सिरसा वाली सीट है, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़। यहां 8-2 से बीजेपी जो है वो ये लोकसभा क्षेत्र में लीड कर सकती है। सर, हम ये कहते थे कि जो संगठन आम आदमी पार्टी का था, 2 तरह के उनके वॉलंटियर्स या कार्यकर्ता कहिए। एक जो कमिटमेंट के चलते आए थे, जिनको अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से कुछ लेना नहीं था, अपनी जिंदगी में वो बहुत खुशहाल थे, बहुत सफल लोग थे, वो इस उम्मीद में आए थे कि ये आदमी देश की राजनीति बदलने आया है, ऐसे लोग थे। दूसरा जो हर महीने जो है जिनको पैसा मिलता था, तो इसलिए वो काम करते थे। इस बार वो दोनों नहीं दिखाई दिए। जो कमिटेड लोग थे वो निराश होकर बैठ गए, जो पैसे वाले लोग थे या तो उनको लगने लगा पैसा कम मिल रहा है या पैसा कम मिला ही, ये भी हो सकता है, वजह जो भी हो, उस तरह का कमिटमेंट जो है आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स में नहीं दिखा। ठीक है सर। और बाकी जगह छोड़ दीजिए, अगर नई दिल्ली सीट पर नहीं दिखा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दिल्ली में क्या है। भैया एक्सिस माई इंडिया अब तक 50 सीटों का एग्जिट पोल अपना डिक्लेयर कर चुका है, इसमें से 33 सीटें वो दे रहा है बीजेपी को और 17 सीटें आम आदमी पार्टी को। एक बात मैं डिफरेंस ही बता रहा है, 33 और 17, 50 में से बड़ा डिफरेंस ही काफी कुछ कहता है। आधे से ज्यादा का अंतर है, 17 2 34, तो आधे से ज्यादा का अंतर हो रहा है। इस चीज और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, एक बड़ा वोटर जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देता था, यानी बीजेपी का वोट परसेंट 52-53% हो जाता है लोकसभा में, जितना केजरीवाल का विधानसभा लोकसभा बीजेपी, यानी और 38% उसका विधानसभा में, यानी करीब 16% वोट ऐसा था जिसको बीजेपी से परहेज नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो देता ही है, वो देता है लोकसभा में चुनाव, वो एंटी बीजेपी नहीं है। वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल में एक विकास की और एक बदलाव की छवि देखता था। वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मोदी मानता था कि भाई देश में मोदी को मानते हैं। वो बीजेपी के सामने चुनौती ये थी कि उस 16% को कैसे रिटेन करे विधानसभा में अपने लिए, क्योंकि एंटी बीजेपी नहीं है। जितना बीजेपी उसको रिटेन मतलब रोक पाई है विधानसभा के लिए, उतना ही बीजेपी की बढ़त हो। तो वो किया है ना सर, उसने मुफ्त में वादा किया, लेकिन 2500 केजरीवाल महिलाओं को दिए, मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स की चीजें लाए। नहीं, मगर केजरीवाल भी अपना जो कोर बेस है उसको इंटैक्ट रखने में कामयाब हुए, ये भी तो सर बता ही रहा है ना। 42% तो ये भी दे रहे हैं वोट, 42% कोर वोट तो जिस तरह जाटुओं में आप 75% बता रहे हैं, दलितों में इतना बता रहे हैं, ट्रायंगुलर फाइट नहीं है ना, कोई तीसरी पार्टी है नहीं जो ले सके। तो इसलिए जो है जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है ज्यादातर, तो यही है मामला। ये वाइप आउट नहीं है केजरीवाल का। नहीं हो, देखिए 2 पार्टी सिस्टम में दूसरी पार्टी वाइप आउट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसमें बड़ा लंबा समय लगता है, जैसे गुजरात में कांग्रेस का हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ कांग्रेस का। तो इस तरह के आपको राज्य मिल जाएंगे, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है उसमें। ऐसा लग रहा है सर दिल्ली में पॉलिटिक्स नॉर्मल हो गई है। ये जो बीजेपी कांग्रेस की जिस तरह की लड़ाई होती थी उस तरह का हो गया, बीजेपी जो है कांग्रेस वाली स्थिति में आ गई है। अरे देखिए, एक और एग्जिट पोल आया, सीएनएक्स का एग्जिट पोल है। सीएनएक्स भी एक पुरानी एजेंसी है, सर्वे करती रही, काफी वर्षों से कर रही है। सीएनएक्स कह रहा है 49 से 61 भारतीय जनता पार्टी, चाहिए थोड़ी लंबी रस्सी फेंकी है इन्होंने, जी हाँ, 59 से 61, और आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 से 19 सीटें, ये सीएनएक्स का एग्जिट पोल कह रहा है। अब वही बात आ गई सर, ये 40-45 वाली लड़ाई है ये बीजेपी के लिए, ये 60 वाली। 60 वाली पे मुझे नहीं भरोसा है कि बीजेपी 60 तक टच कर सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि बीजेपी अगर जीतती है तो 45 के ऊपर से जीतेगी। और जिसके बारे में मैं 2 हफ्ते पहले ही कह चुका हूं कि जो चुनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो उसी के आधार पर था, और उसी पर ये तमाम लोग मोहर लगा रहे हैं जो एग्जिट पोल के हैं। क्योंकि देखिए 543 सीटों का एग्जिट पोल करना एक बहुत अलग बात है, उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक चीजें शामिल है, लेकिन ये भाषा की समस्या है। लेकिन 1.5 करोड़ वोटर का दिल्ली का जो एग्जिट पोल है
उसको आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। ज्यादा विश्वसनीय है ये, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो जिन लोगों को आपको सैंपल करना है उनकी साइज छोटी है, उसका भी एक डिफरेंस भाई। पड़ता है। 35,000 मैं देख रहा था दिन में मेट्राइज ने जैसे 35-36 हजार का सैंपल साइज दिल्ली में लिया हुआ। इतना लोग पूरे देश में लेते हैं कई बार, नेशनल इलेक्शन में भी इतने सैंपल साइज पे कर देते हैं। लेकिन बड़े सैंपल साइज से सही हो ये भी जरूरी नहीं। गुजरात का एग्जिट पोल किया था एनडीटीवी के लिए हंसा कंपनी ने, और कहा गया कि आज तक का सबसे बड़ा सैंपल साइज जी, और बिल्कुल औंधे मुंह सर गिरा। पूर्वी दिल्ली का भी आ गया, ईस्ट दिल्ली का भी आ गया। 8-2 से बीजेपी जीत सकती है पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट। 8 सीटें मतलब विधानसभा की बीजेपी को मिल सकती हैं, 2 केवल जाती हुई दिखा रहा है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को। ये पूर्वी दिल्ली की सीटें हैं सर। जंगपुरा मनीष सिसोदिया की सीट, नहीं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है फिर इसी में ही जाने वाली है। ओखला अमानतुल्लाह खान की सीट है, त्रिलोकपुर रिजर्व सीट है, कोंडली रिजर्व सीट है, पटपड़गंज अवध ओझा लड़ रहे हैं यहां से रविंद्र नेगी के सामने। आपकी सीट सबका मानना है कि रविंद्र नेगी ये सीट आपकी सीट है। निकालेंगे। लक्ष्मीनगर बीजेपी के पास सीट ऑलरेडी थी, यहां ये भी इस दिल्ली में। विश्वासनगर बीजेपी के पास सीट थी। कृष्णानगर क्लोज मार्जिन से बीजेपी हारी थी। विश्वास नगर में इस बार काफी कड़ा संघर्ष है बीजेपी के लिए। ओपी शर्मा ही लड़ रहे हैं ना ओपी सर? शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन जो खबर आई है विश्वास नगर को लेकर के। और गांधीनगर ये भी बीजेपी की सीट थी, और शादरा। अच्छा, अब एक्सिस माई इंडिया का ओवरऑल सीट का प्रेडिक्शन भी आ गया है। एक बार मुझे बताइएगा जरा सीट का प्रेडिक्शन, ओवरऑल सीट्स 70 में 60 में। अच्छा, 60 सीटें डिक्लेयर हुई सर, 41 बीजेपी है। 60 में 41 जो है वो ये बीजेपी। तो कितना हुआ उधर सर? बीजेपी फिर 50-55 के ऊपर जाएगी। 19, 41-19 बता रहे हैं 60 में। अब 10 और क्योंकि बची। आप देखिए केवल नई दिल्ली में आधा आधा है, अदरवाइज 60 से क्लैरिटी 80% के साथ है। हाँ। तो एवरेज अगर निकालिए तो लगभग 70% का आता है। साउथ दिल्ली में आधा आधा है सर। साउथ दिल्ली, हाँ, साउथ साउथ दिल्ली साउथ में। दिल्ली हाँ। में 5-5 तो उससे जो है 50% तो के ऊपर 41 सीट वो दे रहा है सर, 10 सीट बची हैं। तो 10 में अगर 10 दिया है तो क्या वही आपकी बात सब सही होगी, 45 प्लस समथिंग, 45 to 50। यही मैं कह रहा हूँ 45 प्लस बीजेपी का मुझे। मतलब फिर वो अगर 10 में जो बची हुई 10 46 सीटें हैं mandate। उसमें मान लीजिए 8-2, 7-3 जो भी आए 5-5 तो वो 50-45 45 से 50 का रेंज जो है वो। बीच का जो है। आप और थोड़ा देखिए अरविंद केजरीवाल जैसे सर ने कहा कि जहां पे 2 पार्टी सिस्टम होता है और तीसरी बिल्कुल कमजोर हो जाती है तो दूसरी पार्टी को बाय डिफॉल्ट वो वोट मिलते हैं जो सत्ताधारी पार्टी को नहीं मिल रहा। और दिल्ली में एक बड़े वोट बैंक तादाद ऐसी है जो गैर मोदी वोट बैंक है, गैर भाजपा वोट बैंक जो है। बात अभी आपने इससे पहले कही थी, मैं जरा वो पूछना चाहता हूं आप दोनों से कि क्योंकि पब्लिक के मन में सर वही सवाल है, ये एग्जिट पोल मानने लायक हैं या शक डाउट कर सकते हैं? नहीं, कम से कम अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे तो डाउट नहीं है। डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी 50 से नीचे तो एक भी नहीं आने वाली, उसके ऊपर कितना जाएगी ये बता नहीं सकते। आखिरी 10 सीटें भी आ गई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 9-1 है सर। 9 बीजेपी और 1 जो है वो केवल आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि अब वही बात 50 सीट टच कर गई बीजेपी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में, और 20 आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को भी पता नहीं अंत में उन्होंने कहा कोई सीट अभी तक तो किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दी, किसी में। तो 50-20 एक्सिस माई इंडिया का फाइनल डेटा है सर। वही सवाल नहीं पूरा, अब नहीं, वही मेरा सवाल है, मानने लायक लग रहे हैं आपको ये पोल्स? मैंने आपसे पहले क्या कहा, मैंने भी कहा कि एक्सिस माई इंडिया की क्रेडिबिलिटी कंपैरेटिवली दूसरे एजेंसी से ज़्यादा रही है, कुछ अपवादों को छोड़ के। कुछ में वो भी गलत साबित हुए हैं। अब मेरे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो मैं इस पर कोई जजमेंट दे सकूं कि वो गलत साबित होंगे कि सही साबित होंगे। उन्होंने रिसोर्सेज लगाए हैं, डेटा इकट्ठा किया है, पैसे खर्च किए होंगे, तो जाहिर है अगर वो कोई रिजल्ट दे रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को सामने रख करके तो उस पर तो भरोसा किया जाएगा। एक बार बता देता हूं सर, मैं एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल का डेटा पब्लिक हो चुका है। 50 सीटें वो बीजेपी को जाते हुए दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 20 सीटें, 0 सीटें कांग्रेस पार्टी को पिछली बार की तरह। सीएनएक्स जो है वो दे रहा है बीजेपी को 49 से 61, मतलब ये 50 के अराउंड से शुरू कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 10 से 19, तो लगभग आप कह सकते हैं कि आसपास ही ये भी दे रहे हैं। 49 से 61 70 सीटों में ये बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। 49 से 61 आमतौर पर जहां 200-300 सीटें होती है वहां भी रेंज 10-15 सीटों का ही दिया जाता है। ये 70 में दे रहे हैं 11 सीटों का रेंज, मतलब 12 सीटों का। 49 से 61 तो बहुत बड़ा रेंज है। उस तुलना में एक्सिस माई इंडिया का जो है
वो ज्यादा एक्यूरेसी के करीब है। 50 अब आप पूरेगा। अब 49-61 आप देंगे, 48 देंगे तो आपने 49 70 में आपने 10 का रेंज ले लिया है। 70 का बहुत बड़ा रेंज है बहुत बड़ा भाई। रेंज है। 70 में 70 में 5 सीट ज्यादा रेंज नहीं होना चाहिए। हाँ। अब लेकिन ये सारी, लेकिन ये डिसाइसिव मेजॉरिटी बता रहे हैं, मतलब सभी पोल्स जो है डिसाइसिव मेजॉरिटी। डिसाइसिव तो 36 ऊपर डिसाइसिव भी हो जाएगी। नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए तो अगर अपनी 32 हो तब भी हो जाएगी, तब भी हो जाएगी। नहीं 32 आई थी, नहीं हुआ। नहीं हुआ था, और यही सरकार नहीं, वो वक्त दौर था सर, सरकार तो यही थी। 2013 वाला सरकार वक्त वही था थी, सर। नहीं, सरकार तो और आम लेकिन आदमी पार्टी सौरभ- इतनी ताकतवर भी नहीं थी। सौरभ, मैं सर्वेस के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, एग्जिट पोल वालों ने बड़ी गालियां खाई हैं, बहुत सारी इस शब्द का इस्तेमाल किया, गाली का। आलोचना खूब बहुत खाई हुई है, है। बहुत आलोचना हुई है, बहुत उन्होंने जो है चलो हर तरफ नेचुरल से- रोजर गाली ही खाई है। नहीं, हम चूंकि हम लाइव टीवी पे हैं तो शब्दों का चयन बड़े सावधानी से होना चाहिए। उन्होंने वो भी इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं 12 घंटे बाद दूंगा, मैं 15 घंटे बाद नहीं, दूंगा। उनकी- मैकेनिज्म उनकी उनका वही credibility है, का सवाल है। क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक एजेंसीज जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, जो मशरूम की तरह कल होगी, एकाएक 11-12 एग्जिट पोल्स आ गए, जिसके लिए- उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी नाम हमने जिनके पुराने लिए सुने हैं, हमारे चलिए सर, उसमें एक्सिस ने अपना मार्जिन ऑफ एरर लगा करके जो रेंज दिया है वो मैं बता देता हूं। एक्सिस माई इंडिया का फाइनल जो एग्जिट पोल देखा है वो कह रहा है 45 से 55, लेकिन उन्होंने भी 10 सीटों का मार्जिन ले लिया है। एक्सेस का रेंज वैसे हमेशा ज्यादा रहता है। एक्सेस का वैसे भी रेंज जो है 20 सीटों 45, तक लेकिन वो जाता है। शुरू बीजेपी 45 से कर रहे हैं। बीजेपी स्टार्ट ही वो 45 से 55 बीजेपी, आप 15 से 25, कांग्रेस मैक्सिमम 1, अन्य को भी मैक्सिमम 1 सीट जो है मैं वो वही बता कह रहा हूं कि एक्सेस का रेंज नॉर्मल जो प्रदेश हैं बड़े, उनमें भी 20 सीटों से कम नहीं होता है। 180 से 210 इस तरह रहता है एक्सेस का रेंज। लेकिन आमतौर पर एक्सेस के रेंज के आसपास ही नंबर आता रहा है। तो अब देखिए, ये एग्जिट पोल्स ने लगभग सेटल कर दिया। कल से अब मुझे केवल 2 एग्जिट पोल मिले और मेरे ख्याल से 12 एग्जिट पोल तो मैंने देख चुका हूं। केवल 2 एग्जिट पोल जो आम आदमी पार्टी जिन्होंने को- आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया। उन्होंने कितनी बाकी- सीटें दी है? दिए हैं सर 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस दिए। 45 से केवल 50 2 ने, मतलब बिल्कुल रिवर्स दिखाया उन्होंने। 2, लेकिन 12 में से 10 कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी और क्लियर आएगी, उसमें कोई फंसी हुई बात नहीं होगी। 40 के बियॉन्ड ही बता रहे हैं ज्यादातर। मैं वो एक तो बात 10 में 2 और जोड़ लीजिए। ये 2 ज्यादा हो गए। नहीं, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। गजब हो गई यार सौरभ भाई, ये तो गलत बात है। 14 हो जाएंगे। मैं कैसे कह दूं सर? अभी आपने कहा है कि पोल वालों ने गालियां खाई हैं। नहीं, ठीक है, मैं नहीं कह सकता मैं। नहीं, पर तो हमने ये- तो अपनी गर्दन कटवाई है ना। कहो या ना कहो, गाली तो खाएंगे ही। अगर गलत हो गए तो ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ देगा। तो सही हो गए तो भी गाली खाएंगे। नहीं, तो ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, प्रदीप जी और दीपक जी दोनों जो है, मुझे लग रहा है पिछले 2 हफ्ते से तो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत रही है। तब से कह रहे हैं, मतलब सर जब हाँ, कह रहे हैं, मार्केट में भी कोई सामने- नहीं कहता था, लेकिन तब से कह रहे हैं कि बीजेपी क्लियरली जीत रही है। ये बिल्कुल क्लियर बात है सर। एक बात छूट जाएगी, अभी जरूरी ये है। अभी ये पलट नहीं सकते। हाँ? नतीजों के बाद अगर हाँ, नहीं, 2 हफ्ते से इसी वहीं पे है, पलट नहीं पा रहे, बांध दिया है। पलट नहीं, हम लोगों ने कोशिश भी नहीं की पलटने की कोशिश कोई भी इफ नहीं। बट भी नहीं लगाया। ना। नहीं, अभी नहीं, मैं कह रहा हूं अगर नतीजे तो अलग आ गए तब तो नहीं तो बोल देंगे भाई हम भगवान थोड़ी ना, हमारा आकलन था, विश्लेषण था, भाई कैलकुलेशन था। जब अगर गलत हुए तो ये 10-10 एग्जिट पोल जिनकी पूरी टीम होगी कई लोगों की, वो गलत हो सकते हैं। हाँ तो सही बात। जिन्होंने इतना पैसा लगाया है, हम लोगों ने तो केवल Resources जवानी जमा लगाए। खर्च किया है। नहीं गलत तो कोई भी हो दिन के सकता है। 4 घंटे तो इनके यहाँ आने जाने में निकल जाते हैं, लेकिन सर, फील्ड में रहते हैं। लेकिन सर उसका एक लॉजिक था, जिस आधार पे वो कहा गया था, उसका लॉजिक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। मैं हमने किस किया आधार था, पे गया। नहीं, नहीं, यहाँ पे ठीक। सर मैं tweet सर टाइम हो रहा है, लेकिन मैं एक वो छूट जाती बात जो आपने आपकी tweet मेरी भी हुई थी किया। प्रोग्राम से पहले। बीजेपी क्यों डेस्परेट है दिल्ली जीतने के लिए? नहीं, दिल्ली जीतने के लिए इसलिए कि बीजेपी एक टेम्पलेट सेट करना चाहती है ऑल इंडिया बेसिस के लिए, और वो है कि वो अपना सामाजिक आधार जो उसका है वो हर चुनाव के लिए चुनौती बन जाए, ऐसा नहीं होने देना चाहती, उसको स्थायी बनाना चाहती है। तो ये शुरुआत जो है हरियाणा से हुई, महाराष्ट्र में उसको दोहराया, अब दिल्ली में दोहराया। दिल्ली में भी अगर वो सफल होते हैं तो इसका मतलब है कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, वो अपना जो सामाजिक जनाधार पक्का कर रहे हैं, उस दिशा में उनका जो काम है, जो काम करने का तरीका, मेथोडोलॉजी जो उनकी है वो सही है, और उसी रास्ते पर चलकर सफलता मिलेगी। तो एक जो है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सामाजिक समीकरण, वो एक टेम्पलेट बने जो सब जगह चले, हाँ। कामयाब हो। हाँ, और जो आपका सामाजिक आधार बने वो पक्का होता जाए। ऐसा नहीं है
कि इस चुनाव में तो हो गई, सफलता मिल गई, अगले चुनाव में फिर से वहीं से शुरू कीजिए। दिल्ली उसमें अपवाद था, एक हो नहीं पा रहा था। ठीक। एक लाइन में भी बोल दूं, प्रदीप जी की सारी बात से मैं सहमत होते हुए कि बीजेपी क्यों डेस्परेट है, मैं सारे कारण सही है। एक और चीज है, पूरा देश जीत लिया नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद, कुछ पॉकेट्स को छोड़ के, मान लीजिए साउथ वगैरह को ऑलमोस्ट, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पा रहे थे। तो वो भी बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल भी है दिल्ली, कि जिस दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत होती थी एक जमाने में, कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां थी, सबसे बड़ा गढ़ था, वो नहीं हो पा रहा। नाक का सवाल सर कई लोगों का है सर। अरे और ये नहीं ये नारा जो है बीजेपी का ही था, जनसंघ का था। विजय कुमार मल्होत्रा बोलते थे कि भाई इंदिरा गांधी की नाक के नीचे राज करते हैं। हाँ, जब मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जीते थे, नाक ऊंची रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आया प्रदीप जी, विनोद जी, बहुत शुक्रिया, दीपक सर बहुत शुक्रिया आपका।